प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रचनावाद का सिद्धांत, लेक्चर नंबर 34। मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को समझने के लिए विद्वानों ने 3 उपागम दिए हैं। उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम। नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 सिद्धांत या दृष्टिकोण दिए हैं, जिसमें से 6 सिद्धांत या दृष्टिकोण मैं आपको समझा चुका हूं। और आज जो ये रचनावाद का सिद्धांत है, यह है नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत 7वां सिद्धांत या दृष्टिकोण है। और बेटा तीसरा जो उपागम है वो मार्क्सवादी उपागम है। सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए 3 उपागम दिए: उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। नव उदारवादी उपागम आज समाप्त हो रहा है। नव उदारवादी उपागम का जो ये 7वां सिद्धांत या दृष्टिकोण है, रचनावाद का सिद्धांत, इसी के साथ में नव उदारवादी उपागम को हम समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा वह है मार्क्सवादी उपागम के ऊपर होगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत रचनावाद का सिद्धांत। नोट करें बेटा, वास्तव में रचनावाद का जो सिद्धांत है, जैसा कि मैंने यहाँ 2 डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। इन 2 डायग्रामों से आप रचनावाद के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य सी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा कि जो रचनावाद है, रचनावाद का जो दृष्टिकोण है वह ये कहता है, क्या कहता है? दृष्टिकोण में देखने का नज़रिया, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखता है, इसका नज़रिया क्या है। तो यहाँ रचनावाद का सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि वास्तविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, बेटा नोट करेंगे यहाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रेरक विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। मतलब यहाँ रचनावाद का सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारों, क्या विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। कौन कहता है ये बात? ये बात रचनावाद का दृष्टिकोण या सिद्धांत कहता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बेटा रचनावाद का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित मानता है। क्या? यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विचारों, क्या विचारों, सामूहिक मूल्यों, मूल्य किसको कहते हैं? व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं होती हैं, उन आकांक्षाओं को ही मूल्य कहा जाता है। तो विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो यह बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि रचनावाद का सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वास्तविक रूप में विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। तो इस डायग्राम से ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्मित प्रेरक विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान। मतलब रचनावाद का सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रेरक विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। तो आप इसे तीर के निशान से समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्मित होती है किससे? प्रेरक विचारों से, सामूहिक मूल्यों से, संस्कृति और सामाजिक पहचान से निर्मित होती है। ये इस सिद्धांत या दृष्टिकोण की मूल बात है। अब एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको ये मालूम है कि भी रचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रचनावाद का सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान से निर्मित होती है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान से निर्मित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा,
आप चाहें तो इन सभी को बिंदु रूप में नोट कर सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये प्रत्येक जो बात है उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप ध्यान दें, सबसे पहले लेंगे हम बेटा, ध्यान दें यहाँ अंतःसह मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, क्या बेटा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के रूप में, क्या, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के रूप में रचनावाद, मतलब रचनावाद, बर्लिन की दीवार, जर्मनी में जो ये बर्लिन की दीवार और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद, देखो यहाँ सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बेटा, 1991 में, ठीक है। तो उस समय से माना जाता है कि साम्यवाद का पतन हो गया। और डेफिनेटली देखें तो आज चीन के अंतर्गत धीरे धीरे उदारवाद की नीतियों को अपनाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि साम्यवाद एक तरीके से धीरे धीरे इसका पतन ही हो गया है। तो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के रूप में रचनावाद, बर्लिन की दीवार और पूरी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद उभर कर सामने आया। मतलब रचनावाद का सिद्धांत साम्यवाद के पतन के बाद में उभर कर सामने आया। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बेटा, 1991 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सोवियत संघ का जो अवसान हुआ है उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, कब, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आपको मैं व्यवहारिक पक्ष समझाऊंगा। सोवियत संघ का विघटन या साम्यवाद का अवसान या सोवियत संघ का अवसान, वहां पर ये सारी बातें आपको डिटेल समझाई जाएगी। यहाँ तो चूंकि हमें केवल रचनावाद का सिद्धांत समझना है। अगली बात बेटा, रचनावाद या सामाजिक रचनावाद, इसको बेटा रचनावाद भी कहते हैं, सामाजिक रचनावाद भी कहते हैं। तो रचनावाद या सामाजिक रचनावाद नव उदारवादी, अभी देखा जाए तो नव उदारवादी उपागमी तो चल रहा है, ये नव उदारवादी और नव यथार्थवादी, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो नव उदारवादी और नव यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के सामने एक चुनौती के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब इनके सामने एक चुनौती के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन, रचनावाद का सिद्धांत। फिर से दोहरा रहा हूँ, रचनावाद या सामाजिक रचनावाद नव उदारवादी और नव यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों, इसको पूरा लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के सामने एक चुनौती के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन, रचनावाद का सिद्धांत या सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान आ रहे हैं। यहाँ कहा जा सकता है, जैसे आपसे एग्जाम पूछ ले कि रचनावाद के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान कौन है, तो आपका आंसर होगा माइकल बार्नेट। माइकल बार्नेट, नोट करिए, माइकल बार्नेट। कौन, माइकल बार्नेट। माइकल बार्नेट क्या कहते हैं, माइकल बार्नेट कहते हैं कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। अब ध्यान दे जरा, ये इसकी मतलब मैं कहूँगा इसका सेंटर पॉइंट है रचनावाद के सिद्धांत को समझने का। क्या, कि माइकल बार्नेट कहते हैं कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि क्या, विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये देखेगा कि जो विचार होते हैं वो विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो मूल विचार ही हैं, सब कुछ विचारों के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर सृष्टि के मूल तत्व की बात की जाए तो सृष्टि के दो मूल तत्व माने जाते हैं, जड़ और चेतन। चेतन की बात हीगल करता है, जड़ भौतिक पदार्थ की बात कार्ल मार्क्स करता है। लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत, भारतीय दर्शन के अंतर्गत सृष्टि के मूल तत्व में दोनों को ही माना जाता है कि भाई सृष्टि के मूल तत्व में जड़ और चेतन दोनों जरूरी है। लेकिन हीगल और कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो हीगल चेतन की, चेतना की बात करता है, जबकि कार्ल मार्क्स पदार्थ की, जड़ पदार्थ की बात करता है। जबकि वास्तविकता ये है कि सृष्टि के दोनों ही ये मूल तत्व हैं, चेतन भी और जड़ भी। तो यहाँ वास्तव में विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं और यह संरचना कैसे राज्यों के हितों और पहचानों को परिभाषित करती है। मतलब ये जो संरचना है, अब ये संरचना राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। और राज्य और गैर राज्य में जैसे सार्क, आसियान जैसे संगठन आ जाएंगे, गैर राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुनः
पेश करते हैं। मतलब इस सिद्धांत के द्वारा इन बातों का अध्ययन किया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, माइकल बार्नेट कहते हैं कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि क्या कि विचार तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं, मतलब जो विचार होते हैं वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं, और यह जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना बनी है, यह अंतर्राष्ट्रीय संरचना कैसे राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य जो अभिनेता होता है राष्ट्र राज्य होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है, तो यहाँ पर कैसे राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। और फिर राज्य और गैर राज्य अभिनेता, राज्य और गैर राज्य अभिनेता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य भी अभिनेता होते हैं, मुख्य अभिनेता राष्ट्र राज्य होते हैं जैसे भारत, अमेरिका, चीन, और गैर राज्य अभिनेता यदि बोला जाए तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संगठन आते हैं जैसे सार्क, आसियान इत्यादि। तो गैर राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुनः पेश करते हैं, इस सिद्धांत के द्वारा इन बातों को समझा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रचनावाद के प्रमुख सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि, ध्यान दे बेटा, रचनावाद के प्रमुख सिद्धांतवादी, सी मतलब सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि क्या, अब प्रमुख सिद्धांतवादियों में सबसे महत्वपूर्ण है माइकल बार्नेट। अगर एग्जाम पूछा जाए तो आपका आंसर यही होगा। रचनावाद के प्रमुख सिद्धांतवादी, नोट करें, सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि, क्या मानते हैं? मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एरा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रेरक विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान द्वारा निर्मित होती है। ठीक है बेटा, तो ये रचनावाद के जितने भी सिद्धांतवादी है इस बात को मानते हैं। यही बात मैंने आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा दी है, क्या कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र जो होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? विचारों के द्वारा, सामूहिक मूल्यों के द्वारा, संस्कृति के द्वारा और सामाजिक पहचान के द्वारा। ये रचनावादी सिद्धांत कहता है। रचनावादी सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। आगे बढ़ते हैं। रचनावाद का तर्क है, मतलब रचनावादी जो विद्वान हैं वो तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता सामाजिक रूप से ज्ञानात्मक, नोट करें, ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाओं जो भौतिक दुनिया को अर्थ देती हैं, या कोष्टक में इसको, जो भौतिक दुनिया को अर्थ देती हैं के द्वारा निर्मित होती है। अब देखिएगा रचनावादियों का तर्क क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता मतलब इंटरनेशनल एक्चुअलिटी जो है वह सामाजिक रूप से ज्ञानात्मक, किससे? ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है, जो बौद्धिक दुनिया को अर्थ देती है, जो बौद्धिक दुनिया को, ध्यान दें, जो भौतिक दुनिया, बौद्धिक नहीं, सॉरी, भौतिक दुनिया को, बौद्धिक अलग हो जाएगा, भौतिक दुनिया को अर्थ देती है। फिर से दोहरा रहा हूं, रचनावादियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जब अध्ययन करते तो उसकी वास्तविकता क्या है? तो रचनावादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता सामाजिक रूप से ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है, और जो ये ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाएं हैं ये भौतिक दुनिया को अर्थ देते हैं। मतलब ज्ञानात्मक बौद्धिक संरचनाएं भौतिक दुनिया को अर्थ देते हैं। तो इसका भी सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारों से निर्मित होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सामूहिक मूल्यों से निर्मित होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संस्कृति से निर्मित होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तविक रूप में जो है सामाजिक पहचान से निर्मित होती है। तो इसके अंतर्गत ये सारी बातें समाहित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत मतलब रचनावाद का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की वैज्ञानिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के उत्पादन में सिद्धांतों की भूमिका को ध्यान में रखकर एक बहस के रूप में उभरा है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये रचनावाद का सिद्धांत क्यों उभरा है? मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो बर्लिन की दीवार और पूरी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद ये रचनावाद का सिद्धांत उभरकर सामने आया है। अब यहाँ लिखा है मैंने, यह सिद्धांत मतलब रचनावाद का सिद्धांत है मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों की वैज्ञानिक विधि और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के उत्पादन में सिद्धांतों की भूमिका को ध्यान में रखकर एक बहस के रूप में उभरा है। अब यहाँ किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में रचनावादी एक सिद्धांतवादी और हैं एमेन्यूल
एडलर, जरा नोट करें, एमेन्यूल, आधा न है, एमेन्यूल एडलर ने कहा है कि दैट, अब यहाँ ये बात स्पष्ट होगी कि रचनावाद का सिद्धांत देने वाले जो दो महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन है, एमेन्यूल एडलर और एक हो गया माइकल बार्नेट। तो आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो महत्वपूर्ण विद्वान तो माइकल बार्नेट है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो एमेन्यूल एडलर भी कम नहीं है। तो आपके इन दोनों विद्वानों के नाम याद रखने हैं। अब जो एमेन्यूल एडलर है, ये कहते हैं, एमेन्यूल एडलर ने कहा है कि दैट रचनावाद तर्कवादी और व्याख्यात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में एक बीच का रास्ता है। बेटा ध्यान दिया, ये एमेन्यूल एडलर कहते हैं कि रचनावाद, मतलब जो रचनावाद का सिद्धांत है, रचनावाद तर्कवादी और व्याख्यात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में एक बीच का रास्ता है। ये बात किसने कही है, एमेन्यूल एडलर ने कही है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि रचनावाद तर्कवादी और व्याख्यात्मक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में एक बीच का रास्ता, ये बात किसने कही है, तो आपका आंसर होगा एमेन्यूल एडलर। ठीक है बेटा, तो ये रचनावाद का सिद्धांत हो गया। इसके बाद में लास्ट में मैंने एक डायग्राम और बनाया है। इस डायग्राम को जैसे कि यहाँ पर मैंने स्पष्ट भी कर दिया है कि माइकल बार्नेट ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। मतलब जो ये विचार होते हैं, अर्थात इस रचनावादी सिद्धांत से वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे समझा जाता है। आप इस डायग्राम समझेंगे कि सबसे पहले तो वास्तविक रूप में जो विचार होते हैं, उन विचारों से अंतर्राष्ट्रीय संरचना निर्मित होती है। बेटा ध्यान दें, विचारों से अंतर्राष्ट्रीय संरचना निर्मित होती है। और इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संरचना राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय संरचना जो होती है वो राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। और उसके बाद में जो राज्य और गैर राज्य अभिनेता हैं, वो राज्य और गैर राज्य अभिनेता वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय संरचना करती है। और राज्यों के हितों और पहचान जो परिभाषित होते हैं, इसके द्वारा राज्य और गैर राज्य अभिनेता पुनः संरचना को पेश करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है संरचना को पुनः पेश करते हैं। अब जरा इधर आइएगा, आप यहाँ लिखा है मैंने, रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को इस रूप में समझा जाता है कि विचार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। तो ये विचार तो अंतर्राष्ट्रीय संरचना को परिभाषित करते हैं। फिर इसके बाद में लिखा है ये है संरचना कैसे राज्य के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। अब जो ये संरचना है, ये राज्य के हितों और पहचान को परिभाषित करती है। ठीक है, और राज्य और गैर राज्य अभिनेता इस संरचना को कैसे पुनः पेश करते हैं। और उसके बाद में जो ये राज्य और गैर राज्य अभिनेता है, गैर राज्य अभिनेता में जो क्षेत्रीय संगठन आते हैं, आसियान सार्क जैसे, तो राज्य और गैर राज्य अभिनेता ये जो संरचना है, संरचना को पुनः पेश करते हैं। मतलब ये इसको किस रूप में पुनः पेश करते हैं, इन सब बातों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रचनावाद का जो सिद्धांत है या सामाजिक रचनावाद का जो सिद्धांत है, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया, रचनावाद या सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत है, रचनावाद का सिद्धांत है, ये कहता है निष्कर्ष रूप में, सार रूप में, सारांश में मैं कह रहा हूँ, क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पुनः दोहरा रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में रचनावाद का सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारों, सामूहिक मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक पहचान के द्वारा निर्मित होती है। ये है रचनावाद का सिद्धांत। और यहाँ पर ये मैंने पहला डायग्राम ये बनाया, दूसरा ये बनाया, इन दोनों से आप अच्छे से रचनावाद का सिद्धांत समझ सकते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं वो हैं एमेन्यूल एडलर और माइकल बार्नेट। मुझे पूरा विश्वास है आप रचनावाद का सिद्धांत अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम नवउदारवादी उपागम को समाप्त करते हैं और कल हम लेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।